सो ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, इसमें 3 क्वेश्चन हैं टोटल. फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ अ पोर्टफोलियो कंसिस्टिंग ऑफ 3 शेयर्स XYZ, और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है मार्केट पोर्टफोलियो का 12%, एंड वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट पोर्टफोलियो बीटा. तो पोर्टफोलियो बीटा तो सिंपल है, पोर्टफोलियो वेट इंटू बीटा कर देंगे और ऐड कर देंगे. तो 0.3 इंटू 0.5 प्लस 0.5 इंटू 0.6 प्लस 0.2 इंटू 1.2, तो ये आ जाएगा 0.69. एंड इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है रेसिडल वेरिएंस ऑफ ईच ऑफ द 3 शेयर्स. रेसिडल वेरिएंस निकालना है. रेसिडल वेरिएंस इज बेसिकली वो अनसिस्टमैटिक रिस्क होता है शायद, तो इट्स टोटल वैरिएंस माइनस सिस्टमैटिक रिस्क, तो रेसिडल वेरिएंस निकल जाएगा. रेसिडल वेरिएंस, अब सिस्टमैटिक रिस्क पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा. टोटल वेरिएंस तो दिया हुआ है. रेसिडल वेरिएंस इज टोटल वेरिएंस माइनस सिस्टमैटिक रिस्क. टोटल वेरिएंस गिवन है. सिस्टमैटिक रिस्क का फॉर्मूला होता है बीटा स्क्वायर इंटू वैरिएंस ऑफ मार्केट. तो बीटा दिया हुआ है और मार्केट का एच डी दिया हुआ है, तो एच डी का स्क्वायर इज वैरिएंस. तो बीटा स्क्वायर ऑफ सिक्योरिटी इंटू वैरिएंस ऑफ मार्केट. एक्स का बीटा है 0.5 स्क्वायर इंटू 0.12 का होल स्क्वायर, तो इसका सिस्टमैटिक रिस्क आ जाएगा 0.0036. और फिर y का है एक मिनट, इसमें 12 कॉमन है ना, तो 0.12 का स्क्वायर निकाल के मेमोरी में डाल दो, 0.0144, और 0.6 का स्क्वायर इंटू ये, तो अपना ये आ गया 0.005184, और 12 का स्क्वायर मेमोरी में है, 1.2 का होल स्क्वायर इंटू, तो ये आ गया सिस्टमैटिक रिस्क 0.020736. ये आंसर आ गया. मैच कर रहा ना, हाँ ये रहा. 0.0036, 0.0052 ले लिया, 0.0207 करेक्ट है. उसके बाद रेसिडल रिस्क निकालना है. रेसिडल वैरिएंस इज इक्वल टू टोटल वैरिएंस माइनस सिस्टमैटिक रिस्क XYZ का. सो टोटल वैरिएंस दिया हुआ है 0.02 माइनस सिस्टमैटिक इज 0.0036, तो आंसर आ जाएगा, एक मिनट ये सारे लिख लो ना इसमें डायरेक्टली, 0.010 और 0.0120, तो माइनस करेंगे सिस्टमैटिक रिस्क से, आंसर आएगा 0.02 माइनस 0.0036. रेसिडुअल वेरिएंस इज 0.0164, 0.0164 करेक्ट है. 0.010 माइनस 0.0052, 0.0048, 0.0207 minus 0.12 is 0.0093, 0.0993 सॉरी 0.0993. ये अपना रेसिडल वैरिएंस आ गया. नाउ थर्ड क्वेश्चन वाज पोर्टफोलियो वैरिएंस यूजिंग शार्प इंडेक्स मॉडल. शार्प इंडेक्स मॉडल से पोर्टफोलियो का वैरिएंस निकालना है. और सेकंड वाले में पूछा था रेसिडल वैरिएंस ऑफ ईच शेयर, है ना. सो पोर्टफोलियो का वैरिएंस अपने पास, पोर्टफोलियो का बीटा दिया हुआ है 0.69, तो 0.69 का होल स्क्वायर इंटू मार्केट का वैरिएंस इज, मार्केट का एच डी दिया हुआ है 0.12 और इसका स्क्वायर इज वैरिएंस. आंसर आ जाएगा 0.12 को मेमोरी में डालो, 0.69 का होल स्क्वायर इंटू 0.0014, आंसर आया 0.0685558. तो यही लिखा है 0.06856 है, राउंड ऑफ कर दिया. ये सिस्टमैटिक वैरिएंस आ गया. और अब अनसिस्टमैटिक वैरिएंस, टोटल वैरिएंस जो पोर्टफोलियो का है, पोर्टफोलियो का टोटल वैरिएंस तो दिया नहीं है, उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा. अभी अनसिस्टमैटिक वैरिएंस निकालने के लिए
अनसिस्टमैटिक वेरिएंस के लिए रेसिडियल वेरिएंस दिया हुआ है, मतलब अभी कैलकुलेट किया था ऊपर पर शेयर का, और इसमें इन्होंने फिर जो पोर्टफोलियो का वेट था उससे मल्टीप्लाई कर दिया, उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। सो अनसिस्टमैटिक वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए रेसिडियल वेरिएंस इनटू वेट, वेट स्क्वायर एक्स, रेसिडल वेरिएंस इनटू वेट स्क्वायर वाई, वेट स्क्वायर जेड। सो रेसिडल वेरिएंस इसका है 0.0164, इसका वेट था 0.3, 0.5 और 0.2। सो अनसिस्टमैटिक वेरिएंस ऑफ एक्स इज 0.0164। पहले मल्टीप्लाई स्क्वायर निकाल लेते हैं ना, वेट 0.3 का स्क्वायर इंटू 0.0164, ये आ गया एक्स का 0.001476, और सेकंड का वेट है 0.5 इंटू 0.0048। इसमें ना मेन कैलकुलेशन का ही रहता है कि भाई कैलकुलेशन गलत नहीं होनी चाहिए, बाकी फास्ट करना है। और 0.2 का होल स्क्वायर इंटू 0.099, ये आ गया 0.00396। आंसर उसको ऐड कर देंगे तीनों को तो टोटल आ जाएगा 0.00936, 0.0012 प्लस 0.001476, टोटल आ रहा है 0.006636। हाँ तो वही है ना, थोड़ा राउंड ऑफ का चक्कर है, कोई दिक्कत नहीं है। 0.06664 लिख दो इसको। टोटल वेराइंस इज हमारे पास स्टैंडर्ड वेराइंस है, वो सॉरी सिस्टमैटिक वेराइंस है और अनसिस्टमैटिक हाँ तो दोनों आ गए, इन दोनों को ऐड कर दो। 0.006855 558 प्लस 0.0066436 ऐड किया, ये आया 68558। तो आंसर आ गया 0.013 5 के बाद जीरो है, कोई मतलब नहीं लिख के, ठीक है। मतलब पॉइंट के बाद 4 डिजिट में आंसर देना इज करेक्ट। पोर्टफोलियो वेराइंस यूजिंग शार्प इंडेक्स मॉडल। तो शार्प इंडेक्स मॉडल में यही है कि अपने को सबसे पहले सिस्टमैटिक वेराइंस निकालना है, अनसिस्टमैटिक वेराइंस निकालना है, और ये सिस्टमैटिक अनसिस्टमैटिक वेराइंस में जो भी मल्टीप्लाई करोगे सब स्क्वायर में रहेगा। एच डी का स्क्वायर निकाल लिया, बीटा का स्क्वायर निकाल लिया, वेट का स्क्वायर निकाल लिया, और उसके बाद टोटल पोर्टफोलियो का भी जो भी निकाला वो भी स्क्वायर में ही कैलकुलेट किया है हर चीज़ को, ठीक है, करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है ना। क्वेश्चन 2, asset beta and equity beta. Question is, equity of KGF Limited is 410 crores and debt is worth rupees 170 crores. साथ में कॉपी में लिखते भी जाओ क्योंकि फिर वो पूरा क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत होगी ना। डेट इज 170 crores. प्रिंटर डिवीजन सेगमेंट वैल्यू इज एट्रीब्यूटेड टू 74%। जो प्रिंटर डिवीजन है वो 74% है, विच इज़ एसेट बीटा ऑफ 1.45. Balance value is applied on spares and consumables division, which has an asset beta of 1.2. KGFL debt beta is 0.24. You are required to calculate equity beta. यार ये बीटा कैलकुलेट करने बोलते हैं ना तो बनता नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। इक्विटी बीटा क्या क्या बोल दिया इसमें, प्रिंटर डिवीजन सेगमेंट वैल्यू इज एट्रीब्यूटेबल टू 74%, विच हैज एन एसेट बीटा ऑफ 1.45. बैलेंस वैल्यू इज अप्लाइड ऑन स्पेयर्स एंड कंज्यूमेबल्स डिवीजन, विच हैज एन एसेट बीटा SC of 1.2. KGFL debt beta is 0.24. You are required to calculate equity beta. असेट बीटा दिया हुआ है, कंज्यूमेबल्स और स्पेयर्स डिवीजन का डेट बीटा दिया हुआ है, इक्विटी बीटा निकालना है। तो ऐसा तो नहीं है 1.2 माइनस 0.24 तो 0.96 इज इक्विटी बीटा। आंसर देखते हैं। नहीं, इतना सिंपल होता तो क्वेश्चन ही क्यों पूछते।
equity beta is to calculate equity beta first. We shall calculate weighted average of asset beta as follows. मतलब इक्विटी बीटा निकालने के लिए पहले वेटेड एवरेज ऑफ असेट बीटा निकालना है. वेटेड एवरेज ऑफ असेट बीटा. वेटेड एवरेज ऑफ असेट बीटा इज equity beta weighted average of asset beta. Asset beta is 1.45 and balance value मतलब 74% है ना ये. तो 1.45 इंटू 74 प्लस 1.2. 1.2 क्या दिया हुआ है? असेट बीटा ऑफ स्पेयर्स एंड कंज्यूमेबल्स डिवीजन. अच्छा, इनके दो डिवीजन है. दो डिवीजन में से एक प्रिंटर डिवीजन है जो 74% है और दूसरा डिवीजन है जो स्पेयर्स एंड कंज्यूमेबल्स डिवीजन है. तो प्रिंटर डिवीजन में जो असेट बीटा है और जो स्पेयर्स एंड कंज्यूमेबल्स डिवीजन में जो असेट बीटा है, दो असेट बीटा है अपने पास और दो डिवीजन है. तो जिसमें से पीडी इज प्रिंटर डिवीजन और एससी इज स्पेयर्स एंड कंज्यूमेबल. अच्छा ठीक है. तो इसका बचा हुआ 74 माइनस 100 इज 26% इसका है. तो 1.20 इंटू 0.26. तो यहाँ से हमारे पास वेटेड एवरेज बीटा निकल आएगा टोटल. तो 1.45 इंटू 0.74 74% एंड 1.2 इंटू 0.26 26%. तो 1.385 का एवरेज ये आ गया, वेटेड एवरेज ऑफ असेट बीटा. ठीक है, 1.385 का वेटेड एवरेज एसेट बीटा आ गया. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट इक्विटी बीटा यूजिंग द फॉर्मूला. इक्विटी बीटा निकालने के लिए फॉर्मूला लगाया, बीटा ऑफ असेट इज इक्वल टू बीटा ऑफ इक्विटी प्लस बीटा ऑफ डेट. हाँ, ये तो वही होता है, असेट इज इक्वल टू इक्विटी प्लस डेट. ठीक है. अब बीटा इंटू ई अपॉन ई प्लस डी माइनस 1, नहीं डी इंटू 1 माइनस टी. डेट नेट ऑफ टैक्स होता है क्योंकि. ठीक है. और बीटा ऑफ डेट इंटू डी इंटू 1 माइनस टी. इस वाले में इक्विटी था तो इक्विटी में 1 माइनस टी होता नहीं और नीचे. अच्छा, मतलब न्यूमरेटर चेंज होगा, डिनोमिनेटर सेम रहेगा. तो ई प्लस डी इंटू 1 माइनस टी. मतलब ये वेट निकाल लिया मैंने बेसिकली. बीटा ऑफ इक्विटी इंटू बीटा ऑफ इक्विटी प्लस बीटा ऑफ डेट. और उसमें पोर्शन अलग अलग कर दिए कि नीचे जो टोटल है वो इक्विटी प्लस डेट नेट ऑफ टैक्स है. तो ऊपर इक्विटी रख दिया और यहाँ पे डेट रख दिया जो कि नेट ऑफ टैक्स है. सो अकॉर्डिंगली बीटा असेट का बीटा इज 385 1.385 एंड बीटा ऑफ इक्विटी इज टू बी कैलकुलेटेड. इक्विटी का अमाउंट दिया हुआ है 410 करोड़. नीचे भी 410 प्लस डेट दिया हुआ है 170 करोड़. और टैक्सेस, टैक्स रेट कितना है? टैक्स रेट दिया है अकॉर्डिंग टू अज्यूम दैट बीटा एनी फर्दर रेज बीटा वाई न्यू इक्विटी बीटा जस्टिफाई द फॉलोइंग. टैक्स कहाँ से निकाल लिया फिर? अच्छा, वो मतलब उसको लिखने का मेथडोलॉजी वो है, मतलब टर्मिनोलॉजी वो है कि 170 जो है अपना नेट डेट है, नेट ऑफ टैक्स है डेट का अमाउंट. ठीक है. और बीटा, डेट का बीटा दिया हुआ है. डेट का बीटा कितना दिया है? असेट बीटा 1.45 एंड डेट बीटा इज 0.24 प्लस 0.24. डेट इज 170 डिवाइडेड बाय 410 प्लस 170. सिंपल था यार ये भी, नॉर्मल कैलकुलेशन. 410 प्लस 170, इसको मेमोरी में डालो 580 को, और 410
10 नहीं, पहले 170 डिवाइड बाय 580 इंटू 0.24, ये एक वैल्यू आ गई 0.0703 की। और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 410 डिवाइड बाय 580 इज बीटा ऑफ इक्विटी इंटू 0.7069 and 1.385. So hence beta of equity is equals to 1.385 minus 0.0703 divided by 0.7069. So beta of equity is 1.8598. करेक्ट है? करेक्ट है, 1.86 आ रहा है। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है? सेकेंड पार्ट में पूछा है एसर्टेन इक्विटी बीटा, beta of equity if KGF Limited decides to change its debt equity position by raising further debt and buying back of equity to have its debt equity ratio at 1.9. Assume that the present debt beta is 0.35 and any further funds raised by way of debt will have a beta of 0.4. Ascertain equity beta निकालना है if KGF Limited decides to change its debt equity position by raising further debt and buying back of equity to have its debt equity ratio at 1.3. Assume that the present debt beta is 0.35 and any further funds raised by way of debt will have a beta of 0.4. मतलब सेकेंड पार्ट में भी अपने को इक्विटी का ही बीटा निकालना है, बट यहाँ पे कंडीशंस चेंज हो गई हैं कि अगर केजीएफ डिसाइड करता है टू चेंज इट्स डेट इक्विटी पोजीशन, मतलब जो पोर्शन है डेट इक्विटी का उसमें वो डेट रेज करना चाह रहा है एंड बाय बैक इक्विटी का बाय बैक करना चाह रहा है। डेट रेज करेगा और इक्विटी बाय बैक करेगा तो इक्विटी का पोर्शन कम हो जाएगा, डेट का बढ़ जाएगा। टू हैव इट्स डेट इक्विटी रेशो, ताकि जो डेट इक्विटी रेशो है वो 1.9 पे आ जाए। ठीक है, डेट इक्विटी रेशो 1.9 टाइम्स हो जाए। अज्यूम दैट द प्रेजेंट डेट बीटा, अभी अज्यूम करो कि बीटा ऑफ डेट है 0.35 एंड एनी फर्दर फंड्स रेज्ड बाय वे ऑफ डेट विल हैव अ बीटा ऑफ 0.4। जो एक्स्ट्रा फंड्स रेज करेंगे डेट से उसका बीटा होगा 0.4। So now we have to calculate the equity का beta of equity. Equity beta on change in capital structure. और ये तो बता दिया कि 1.9 रहेगा। So total value of firm is 510 plus that is 580 crores. Okay. And now desired debt equity ratio is 1.9. 1.9 is to 1. Hence debt level, इस हिसाब से डेट अगर कैलकुलेट करेंगे तो डेट निकलेगा हमारा 580 इंटू 1.9 डिवाइड बाय 2.9, 380 करोड़। 580 टोटल, 1.9 डिवाइड बाय 2.9। अच्छा, ये 1.9:1 मतलब ऐसा वो होता है ना टाइम्स का मतलब। ठीक है, सो 380 करोड़ का डेट आ गया एंड इक्विटी रहेगा बचा हुआ माइनस 580, 200 करोड़ इज इक्विटी पोर्शन। एंड एग्जिस्टिंग अगर डेट की बात करें, एग्जिस्टिंग डेट है 170 का, एग्जिस्टिंग डेट आ रहा है 170 करोड़ का और 380 करना है तो रेज कितना करना पड़ेगा 210 करोड़ टू बी रेज्ड एंड इक्विटी आफ्टर रीपरचेज विल बी 200 करोड़। इक्विटी कितना था 410, बाय बैक करना पड़ेगा 210 करोड़ का।
210 का बायबैक करेंगे तो अपना 200 का इक्विटी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज, अब हमारे पास डेट निकल गया और इक्विटी आ गया, और जो एग्जिस्टिंग डेट है उसका बीटा दिया हुआ है 0.35, और जो नया रेज करेंगे दैट इज़ 170 करोड़ जो अपन रेज करेंगे उसका बीटा होगा 0.4 का। सो वेटेड एवरेज बीटा ऑफ द फर्म दो, एक इक्विटी है अपने पास और डेट दो टाइप के हैं, डेट 1 और डेट 2। इक्विटी है 200 करोड़ का, जो अपना ओरिजिनल डेट था वो 170 करोड़ का था, और जो नया डेट अपन लेंगे वो भी 170। ओ एक सेकेंड, क्या कर रहे हो यार तुम, सॉरी उल्टा हो गया। जो एग्जिस्टिंग डेट है वो 170 करोड़ का है, और जो रेस करेंगे डेट 2 वो 210 करोड़ का है। तो टोटल फर्म का वैल्यू 200 प्लस 170 प्लस 210, ये तो सेम ही रहेगा 580। एंड वेट निकालेंगे, अगर वेट निकलेगा 200 डिवाइड बाई 580, 0.345, 3 पॉइंट्स में निकाल लो। 170 डिवाइड बाई 580 0.293, 210 डिवाइड बाई 580 इज 0.362, 0.362, 100%। ओके, सो नेक्स्ट इज बीटा ऑफ डिविजन, हर उसका बीटा निकाल लेंगे। सो इक्विटी का बीटा तो अपने को कैलकुलेट करना ही है, और डेट का बीटा क्वेश्चन में दिया हुआ था, चेंज हो गया है, मतलब एग्जिस्टिंग डेट जो 170 करोड़ का है उसका 0.35 है, और जो नया डेट रेस करेंगे उसका 0.4 है। ठीक है, हेंस वेटेड बीटा इज 0.345x 0.293 इंटू 0.35 0.10255 0.362 इंटू 0.4 0.1448। Hence weighted average beta is 0.1448 plus 0.10255. It's 0.248 plus 0.345x is equals to weighted average beta. So beta of the firm is 0.248 plus 0.345x, that is beta of equity। और फर्म का बीटा अपन ने कैलकुलेट किया था फर्स्ट वाले पार्ट में 1.385, दैट इज वेटेड एवरेज ऑफ असेट। मतलब असेट इज इक्वल टू इक्विटी प्लस डेट ना, तो अगर इक्विटी प्लस डेट का बीटा निकाल लो या फिर असेट का बीटा निकाल लो, दैट इज द बीटा ऑफ फर्म। तो 1.385 फर्म का बीटा हो गया, इससे एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, एंड दैट इज 1.385 minus 0.248 divided by 0.345, that is 3.296. Beta of the firm is 3.296. Third part was whether the new equity beta justifies increase in the value of equity on account of leverage. Whether the new equity beta that is
सो बेसिकली नए इक्विटी का जो बीटा निकला है दैट इज ये आया है 3.296 और फर्स्ट वाले पार्ट में जो कैलकुलेट किया था वो आ रहा था 1.8598. बहुत डिफरेंस है. Yes, it justifies the increase as it leads to increase in the value of equity due to increase in beta. Yes, it justifies the increase as it leads to increase in the value of equity due to increase in beta. यहाँ लिखा है whether the new equity beta justifies the increase in the value of equity on account of leverage. मतलब बीटा ज़्यादा है, ज़्यादा चेंज होगा. तो इन लोगों ने आंसर दिया yes it justifies the increase as it leads to increase in the value of equity due to increase in beta. ठीक है भाई. Now question third, beta management. Beta management. Second question was good. थोड़ा अजीब था. Miss Preeti. Question 3. Miss Preeti, a school teacher after retirement, has built up a portfolio of 1,20,000 which is as follows: A B C D E F G H I J K L A D J K G J. Number of shares is 1,500, 800, 200. Market price per share 50, 20, 25, 200. Beta 0.9, 1, 1.5, 1.2. Her portfolio consultant Shri Vijay has advised her to bring down the beta to 0.8. You are required to compute present portfolio beta. How much risk free investment should be bought in to reduce the beta to 0.8? दो ही क्वेश्चन है. प्रेजेंट पोर्टफोलियो बीटा निकालने के लिए तो वेट निकालना पड़ेगा. सो वेट निकलेगा, नंबर ऑफ शेयर्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू प्राइस. तो ए का प्राइस हो जाएगा 50,000. डी जी और जे 500 इंटू 20, 800 इंटू 25, 200 इंटू 200. अरे बाप, ये वाला सबसे ज़्यादा है. सो 500 इंटू 20, 10,000. ऐड भी करते जाओ मेमोरी में डाल के. 60,000 हो गया. 800 इंटू 25, 20,000. 200 इंटू 200, 40,000. तो टोटल हो गया 1,20,000. अब वेट निकाल लो. 50 डिवाइड बाय 120, 0.4167. 10,000 डिवाइड बाय 120, 0.0833. 20,000, 0.1667. and hence 40,000 is 0.3333, 100%. Okay, so we have a beta of 0.9, 1, 1.5, 1.2. so beta of portfolio is equals to 0.4167 into 0.9. मेमोरी में डाल दो. 0.0833 मेमोरी. 0.1667 into 1.5 मेमोरी. 0.3333 into 1.2 memory. So beta of portfolio is 1.10834. Beta of portfolio is 1.10834. करेक्ट है. 1.108 लिखा है, 34 हटा दिया. रिक्वायर्ड बीटा. अभी सेकंड पार्ट में क्या बोला है? हाउ मच रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट शुड बी बॉट इन टू रिड्यूस द बीटा टू 0.8. रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट कितना लेके आए हैं कि बीटा रिड्यूस होके 0.8 पे आ जाए. रिस्क फ्री. रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट मतलब बीटा ज़ीरो होना चाहिए उसका.
नहीं 1 होना चाहिए। मार्केट का बीटा 1 होता है ना। 0.8 पे लेके आना है बीटा। हाउ मच रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट शुड बी बॉट इन। अगर 1.108 है और अभी जो बीटा है लाना है वो 0.8 है, सो डिफरेंस कवर करना है 0.308 का। 120 में एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट लाना पड़ेगा। Required beta is 0.8 and 0.8 is 72.2%. 0.8 divided by 1.108, 72.2% ऑफ प्रेजेंट पोर्टफोलियो का 72.2% है। So if 1,20,000 is 72.2%, okay, if 1,20,000 is 72.2%, तो 100% कितना होगा? 1,20,000 डिवाइड बाय 0.722, 100% हो जाएगा 166,205। सो एडिशनल इन्वेस्टमेंट, ये कुछ ज़्यादा ही ईजी नहीं हो गया? इट्स 46,205। एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन ज़ीरो रिस्क शुड बी 46,205। ठीक है। हाँ मतलब रिस्क अगर ज़ीरो रखना है मतलब बीटा ज़ीरो करना है आपको। सो रिस्क फ्री एसेट पे आप कैलकुलेट करो और फिर उसका बीटा निकालो। बीटा ज़ीरो रहेगा ऑब्वियसली, तो वेट भी ज़ीरो ही रहेगा। वेट ज़ीरो रहेगा बट टोटल वैल्यू में उसका वो बढ़ गया, मतलब वेट ज़ीरो नहीं है, वेट इंटू बीटा ज़ीरो हो गया। वेट आ गया बट वेट इंटू बीटा ज़ीरो हो गया, तो उससे आपका बीटा कम हो गया पोर्टफोलियो का ओवरऑल। ग्रेट। इसके बाद तो नया टॉपिक है इक्विटी एंड बॉन्ड वैल्यूएशन।